हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे सीडीपी की और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में हम सारे उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिकों के बारे में वर्णन करेंगे और उनके सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही उनके पूरे दिए गए कथनों और जो कि सी टेट और यूपी टेट, रीट और एमपी टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और हर पॉइंट पर हम विशेष और डीपली चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम सारे पॉइंटों, उनके विचारों और उनके अलावा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक कीवर्ड के थ्रू में एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगी और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास क्या होता है? तो इस संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन के बराबर है और जो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। और जो संवेगात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन के बराबर होता है और लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। उसके बाद संवेगों की परिभाषाएं क्या होती हैं? तो रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिससे रचनात्मक और तत्व प्रधान होते हैं। संवेग चेतना वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं, यानी रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं, उसे रास के अनुसार इसे बोलते हैं। उसके बाद वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है, यानी एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो उसे वुडवर्थ के अनुसार है। उसके बाद वेटलाइन के अनुसार रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेते हैं। उसके बाद जस्टिन ने किसी प्रकार के आवेश में आने में उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने पर संवेग कहते हैं। उसके बाद पीटी यंग संवेग मनो शारीरिक लक्षणों के कारण पैदा हुआ उपद्रव। संवेग मनो शारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। संवेगों का विभाजन। तो संवेगों के विभाजन के बारे में बात करते हैं तो वाटसन के विभाजन के अनुसार, तो अल्बर्ट नामक एक छोटे बच्चे का अध्ययन करके वाटसन ने बताया कि शिशु के भय, क्रोध, स्नेह और 3 संवेगों के बारे में वर्णन किया। उसके बाद वाटसन ने 3 चीज़ों के बारे में, शिशु का भय कैसे होता है, क्रोध और स्नेह, इन तीनों चीज़ों के बारे में वाटसन ने एक अल्बर्ट नामक बच्चे के विभाजन के बारे, उसके संवेगों के बारे में बात किया। उसके बाद ब्रिजेंस के विभाजन। तो ब्रिजेंस का विभाजन जन्म के समय क्या होता है, तो उत्तेजना की बात की। उसके बाद 3 महीने तक आनंद और कष्ट की बात की। उसके बाद 6 महीने तक क्रोध, घृणा और भय, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। नेक्स्ट 12 महीने में स्नेह और उल्लास के लिए बात की। उसके बाद 12 महीने में ईर्ष्या की बात की। 24 महीने में हर्ष की बात की। तो बिजनेस के सिद्धांत के अनुसार जन्म के समय उत्तेजना होती है, 3 महीने तक आनंद और कष्ट होता है, 6 महीने पर क्रोध, घृणा और कष्ट होता है, 12 महीने पर स्नेह और उल्लास होता है, उसके बाद 18 महीने पर ईर्ष्या होता है और 24 महीने पर हर्ष होता है। संवेगों का प्रमुख सिद्धांत। तो संवेगों के प्रमुख सिद्धांत के बारे में प्रमुख सिद्धांत, तो जेम्स लैंग सिद्धांत। संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है, जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद कैनन बार्ड सिद्धांत। इस संवेग हाइपोथैलेमस सिद्धांत से बीज कहते हैं, यानी कैनन बार्ड का सिद्धांत हाइपोथैलेमस सिद्धांत से भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ घटित होते हैं। सेक्टर संघ सिद्धांत। इस संवेग सिद्धांत का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार संवेगों को प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना और संज्ञात्मक सक्षम में इन तत्वों को निर्धारित करती है। तो ये सेक्टर और संवेग सिद्धांत होता है। उसके बाद संवेगों के नियंत्रण की विधियाँ। तो विचरण विधि अरस्तु के अनुसार, मार्गांतरण विधि फ्रायड के अनुसार, शोधन विधि फ्रायड के अनुसार, दमन विधि फ्रायड के अनुसार और अध्यवाय विधि होता है। उसके बाद विचरण विधि जैसे अरस्तु के अनुसार दिया गया, मार्गांतरण विधि फ्रायड के अनुसार दिया गया। उसके बाद शोधन विधि फ्रायड के अनुसार, दमन विधि फ्रायड के अनुसार, अध्यवसाय विधि, तो ये दिए गए। उसके बाद संवेगों की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तो व्यापकता क्या होता है, उसके बाद स्थानांतरण कैसे होता है, तीसरा व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है, परिवर्तनशीलता चौथा पॉइंट, अनिश्चितता, मति भ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति के जन्म और सुखद और दुखद। तो ये 8 तरह के संवेगों की विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें व्यापकता, स्थानांतरण, व्यक्ति विभिन्नता, परिवर्तनशीलता
अनिश्चितता, मति भ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति से जन्म, सुखद और दुखद, इन सब 8 पॉइंटों के बारे में वर्णन किया गया, संवेगों की विशेषताओं के बारे में। उसके बाद आते हैं सामाजिक विकास कैसे होता है एक बच्चे में, तो इसके बारे की परिभाषा की बात करते हैं। तो पहले सोरेनसन की परिभाषा के नियमों के अनुसार बात करते हैं। तो सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है कि अपनी और दूसरी उन्नति की योग्यता वृद्धि करना, अपनी और दूसरे की उन्नति की योग्यता वृद्धि करना। राष्ट्र के सहयोग करने वाले लोगों को हम भावना विकास, उनके काम करने की क्षमता का विकास करते हैं तथा संकल्प सामाजिकता कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। उसके बाद हर लाख सामाजिक विकास के अर्थ और सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करता है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों और परिपक्वता को प्राप्त करता है। उसके बाद शैशव अवस्था यानी बच्चे की इनिशियल अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो हरलाख ने शिशु के शैशव अवस्था के विकास के निम्नलिखित वर्णन किया है। प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, केवल रुदन और नेत्रों के प्रति गति दिखाई देता है। इससे तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। दूसरे माह में वो किसी की आवाज़ सुनकर वह सिर घुमाने लगता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। यानी पहले महीने में वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता, दूसरे महीने में सिर घुमाने लगता है और मुस्कुराता है। उसके बाद तीसरे महीने में जब उसे कोई बात नहीं पता करता तो ताली बजाता है और रोते रोते चुप हो जाता है और अपनी माँ को पहचानने लगता है। यानी तीसरे महीने में अपने माता को पहचानने लगता है तथा ताली बजाते हुए चुपचाप हो जाता है। उसके बाद चौथे महीने में वह अपने आसपास के वाले छोड़कर चले जाते हैं और व्यक्ति को देखता रह जाता है और बोलने पर मुस्कुराता है, साथ ही खेलने और हंसता है। पाँचवें महीने में हंसने और डांटने पर प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। वो हंसने, डांटने, प्रेम और क्रोध के व्यवहार को वो समझने लगता है। पाँचवें महीने छठे महीने में शिशु परिचित और अपरिचित को अंतर लगने लगता है और परंतु अपरिचित से डरता है। शिशु बड़े प्रेम और आक्रामक व्यवहार का व्यवहार करता है। वो बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा आदि को खींचने लगता है। बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा आदि को खींचने लगता है 6 मंथ में। उसके बाद 9वें महीने में बात करें तो शिशु दूसरे के शब्दों को, हाव भाव, कार्यों के अनुकरण करने की प्रक्रिया को प्रयास करने लगता है। वहीं 8वां पॉइंट, 1 वर्ष की होने पर शिशु घर के सदस्यों को हिल मिल जाता है। अनुचित काम करने में बड़ों को मना करने पर वो मान जाता है तथा अपरिचितों के प्रति अपना भय और नापसंदगी दर्शाता है। उसके बाद 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के बच्चों को उनको कार्यों को सहयोग देने लगता है। इस प्रकार क्रियाओं को परिवार के एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। 3 वर्ष की आयु में वह पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों की तरह खेल खेलने लगता है और खिलौनों के आदान प्रदान के विभिन्न कार्यों को सहयोग करने लगता है। अन्य बालकों को संपूर्ण बनाता है, उन्हें सहयोग करने में सामाजिक संबंध बनाता है। उसके बाद 4थे वर्ष में शिशु प्राय नर्सरी के विद्यालय में जाने लगता है और जहां उन्हें नए नए व्यक्तियों और बालकों को मिलता है, उनके सामाजिक संबंध बनाता है। अवधि में नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण के स्वयं समायोजित करता है। तो 4थे वर्ष में ये बालक की क्वालिटी होती है। उसके बाद 5वें वर्ष में शिशु नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है और वह जिस समूह के सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों और मानकों के अनुरूप को बनाने में प्रयास करता है। 6ठे वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। यानी 6ठे वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है जहां वह अपने नए दोस्त बनाता है। यानी 6ठे वर्ष में अगर बालक स्कूल की बात करें तो प्राथमिक स्कूल में जाने लगता है, वहीं इस तरह से होता है। उसके बाद भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा के विकास के पहलुओं पर हम बात करेंगे तो प्रमुख बिंदु आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिर्मित थ, फ, ब, च स्वर्मिंग ध्वनियाँ होती हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि रूपी है। रिबिल ने शब्दों को रुदन और आपातकालीन श्वसन माना। भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बचपन में सबसे संवेदनशील अवस्था है। हौलाना तुकलाना कोई बीमारी नहीं बल्कि भाषा को विकसित करता है। उसके बाद हौलाने और संवर्धित वाक्य को छुड़वाने किया जाता है। बालक को शुरुआती शब्द विशेषण कहलाता है। बालकों को शुरुआती भाषा रुदन, बढ़वाना या हाव भाव शुरू होती है। 2 वर्ष में बालक लगभग दो शब्दों में 50 वाक्य बोलते हैं। 2 वर्ष के बालक लगभग 2 शब्दों के 50 शब्द बोलते हैं। उसके बाद इस तरह से भाषा का विकास होता है। भाषा के विकास के सिद्धांत की बात करें तो चौमस्की का सिद्धांत आता है और भाषा की तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि भाषा क्षमता जन्मजात होती है। जो भाषा की क्षमता होती है वो जन्मजात आती है। भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे आसपास के ग्रहण यंत्र
लैड होता है। दुनिया के किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास व्यवहारिक व्याकरण संरचना यूजीएस या जेनेटिक ग्रामर होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना यानी यूजीएस या जेनेटिक ग्रामर होती है। सभी बच्चों को 1.5 से 2 वर्ष तक बोलने में लगते हैं। तो जो सभी बच्चे होते हैं उन्हें 1.5 से 2 वर्ष लगते हैं बोलने में। उसके बाद स्किनर के सिद्धांत की बात करें तो स्किनर के सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके 3 चरण हैं। अनुकरण का सिद्धांत माता पिता और शब्दों द्वारा अनुकरण करना। उसके बाद साहचर्य यानी शब्द और वस्तु को आपस में जोड़ना। जो पहले होता है अनुकरण होता है, उसके बाद साहचर्य, उसके बाद सबलीकरण। तो अनुकरण में ये होता है कि माता पिता द्वारा जो शब्द दिखाए जाते हैं उनका अनुकरण करता है। उसके बाद शब्द और समूहों को आपस में, शब्द और वस्तु को आपस में जोड़ता है यानी 2 शब्द एक वस्तु को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद तो इसे साहचर्य बोलते हैं। और सबलीकरण माता पिता सिर्फ वही सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। तो ये 3 पॉइंटों से स्किनर के सिद्धांत के अनुसार अनुकरण साहचर्य और सबलीकरण से बात की। उसके बाद भाषा की सापेक्षता के सिद्धांत की बात की। और भाषा की सापेक्षता सिद्धांत तो ये लीबोफ्स्की ने दिया, जिसका मानना है कि भाषा वस्तु सापेक्ष होती है। जिससे भाषा में वस्तु होती है जहाँ इसके कई नाम होते हैं, लेकिन जहाँ वस्तु नहीं होती, जहाँ एक से अधिक कोई नाम नहीं होता, उसे चाउमीन कहते हैं। तो वह सिद्धांत जहाँ लीफोर्ड, जिसका मानना है कि भाषा वस्तु सापेक्ष और जिसे भाषा की वस्तु होती है वहाँ पर कई नाम दिए हुए होते हैं। यह सिद्धांत और भाषा की परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा की परिपक्वता का सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत विज्ञान की श्रेणी में होता है, जिसका मानना है कि भाषा विकास सभी संभव है जब बालक भाषा के प्रयोग में शामिल होते अंगों, वाक्यांश आदि परिपक्वता हो जाते हैं। उसके बाद सृजनात्मक विकास क्या होता है? तो सृजनात्मक विकास के बारे में बात करें जब कोई नई वस्तु बनाना या कोई नया विचार देना सृजनात्मक होता है। और क्रो एंड क्रो सृजनात्मक मौलिक परीक्षणों की व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। जेम्स ड्रेवल क्रोको के अनुसार सृजनात्मक विकास के लिए मौलिक परिणामों और व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर की विचारों की बात करें तो सृजनशीलता मानवीय योग्यता जिससे नवीन रचना और नवीन विचार को जन्म होता है। उसके बाद रूस के अनुसार सृजनात्मक वह मौलिक क्रिया है जिसे किसी भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं, तो सृजनात्मक विकास होता है। उसके बाद बात करते हैं डी हांस एंड हेरीबर्ग सृजनात्मक की वह विशेषता जो किसी नवीन या वांछित वस्तु के उत्पादन को प्रवृत्त करती है। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उसे व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो डी हांस हेविंग हस्टन के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद कोल एंड ब्रूस के सिद्धांत के अनुसार बात करें तो सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क में समझने और व्यक्त करने के लिए सराहना करने की योग्यता है। सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझाने और व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता का विकास करता है कोल और ब्रूस के मॉडल के अनुसार। तो इस तरह से सृजनात्मक विकास के 7 अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आते हैं सृजनात्मक विकास के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सृजनात्मक विकास के तत्व क्या होते हैं? धारा प्रवाह, उसके बाद लचीलापन, उसके बाद मौलिकता और उसके बाद विस्तारण या व्याख्या। तो ये 4 तत्व होते हैं जैसे धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार एवं व्याख्या। तो सृजनात्मक के 4 तत्वों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सृजनात्मक के चरण कैसे होते हैं? तो सृजनात्मक विकास के जो चरण होते हैं पहले 7 मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए। उसके बाद सृजनात्मक के 4 तत्व होते हैं। उसके बाद सृजनात्मक के जो चरण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्राहम वॉल्स ने सृजनात्मक के निम्नलिखित 4 चरण बताए हैं। आयोजन और तैयारी, तो कैसे आयोजन किया जाए और उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए। उसके बाद उद्भवन और सुप्तावस्था के बारे में बात की गई थी। उसके बाद उद्भाषण और प्रकाशन के बारे में बात की गई। चौथा पॉइंट सत्यापन और मूल्यांकन के बारे में बात की गई। तो सृजनात्मक के कारण होते हैं आयोजन की तैयारी, उद्भवन और सुप्तावस्था, उद्भाषण की या प्रकाशन, सत्यापन या मूल्यांकन। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सृजनात्मक के स्तर क्या होते हैं? तो ये 5 स्तरों में डिवाइड होता है। और अभिव्यक्तवादात्मक सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक सृजनात्मक और नवाचारी सृजनात्मक और उद्यात्मक सृजनात्मक। तो इन 5 चरणों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए कि ट्रेलर के अनुसार, अगर हम ट्रेलर के अनुसार बात करें तो अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक, अन्वेषण मतलब खोजना होता है, नवाचारी मतलब इनोवेटिव आइडिया, और उद्यात्मक मतलब उद्योगी या
उद्यात्मक होना चाहिए। तो सृजनात्मक के प्रमुख जो सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे। सूझ का सिद्धांत, तो सूझ के सिद्धांत को गोल्डस्टाइन वादियों ने इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक की अचानकता की जाती है। उसके बाद प्रमास्तिक सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों को दायां गोलार्ध और प्रबल होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों को बायां गोलार्ध प्रबल होता है। तो सृजनात्मक प्रवृत्तियों में दायां गोलार्ध प्रबल होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों में बायां गोलार्ध प्रबल होता है। तो ये सूझ के सिद्धांत को कहते हैं। सृजनात्मक में सूझ के सिद्धांत के बारे में गेस्टाइलवादियों ने इस सिद्धांत को वर्णन किया। उसके बाद आते हैं प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों में 84 गुण बताए। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों में 84 गुण यानी 84 क्वालिटी बताई। उसके बाद सृजनात्मक ने ब्रेव स्टॉर्मिंग और मस्तिष्क उन्मीलन विधि के लिए जनक ओसबर्न है। दो जो सृजनात्मक की ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उन्मीलन विधि की बात करें तो ये ओसबर्न है। ग्लिफर्ड और टॉरेंसन के सृजनात्मक निम्नलिखित 4 परीक्षण बताए। टीन के डिब्बों का परीक्षण, उत्पादक सुधार परीक्षण, वृत्त परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। तो इन 4 नियमों से बात की तो प्रमुख बिंदु इस तरह से हैं। टॉरेंस के सृजनात्मक बालकों में 84 गुण होते हैं। सृजनात्मक ब्रेन स्टॉर्मिंग और मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं। गिल्डास्टाइन टॉरेंस सृजनात्मक विधि होते हैं। 4 परीक्षण होते हैं। टीन के डिब्बों का परीक्षण, उत्पादक सुधार परीक्षण, वृत्त परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। इसके अलावा भारत के वी.के. पासी और बाकर मेहदी ने सृजनात्मक परीक्षण बनाए, जिसमें कम से 6 और 4 परीक्षण आते हैं। इसके अलावा वी.के. पासी, वाकर परीक्षण और सृजनात्मक 4 और 6 और 4 परीक्षण होते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास। तो मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है? मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी के बराबर होता है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों में साइकी और लोगस से मिलकर बना होता है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के बराबर होता है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों साइको और लोगस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है आत्मा और मन का विज्ञान। साइकोलॉजी जिसका मन होता है आत्मा और मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना कोई आसान बात नहीं है, जबकि एडी हॉस ने मनोविज्ञान को अतीत बहुत लंबा लेकिन इतिहास बहुत छोटा होता है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा लेकिन इतिहास बहुत छोटा होता है। फिर भी मनोविज्ञान इतिहास के बारे में निम्नलिखित 4 भागों में बांटे हैं। उसके बाद मनोविज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान के संदर्भ में हिस्सा होने के कारण आत्मा का विज्ञान माना, जिसे प्लेटो ने अरस्तु और डेकार्ड नाम के प्रमुख थे। लेकिन आत्मा का स्वरूप साफ न होने के कारण 16वीं शताब्दी तक इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया था। 16वीं शताब्दी में इससे अस्वीकार किया गया था आत्मा का विज्ञान के बारे में। उसके बाद मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान की बात करें 16वीं शताब्दी में परावैज्ञानिक ने पहली बार मनोविज्ञान की मन का विज्ञान, जिसे विचार भाषा में 19वीं शताब्दी के चली। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है चेतना का विकास। जैसे वुड्स, विलियम और जेम्स मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के विकास को माना। यह विचारधारा 20वीं शताब्दी से शुरुआत चली है। चेतना का विकास जो 20वीं शताब्दी से चली आई और इसको विलियम, जेम्स और वुड्स ने माना। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यवहार में होने वाली चीज़ों के परिवर्तन को मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी से वाटसन के व्यवहार को विज्ञान का माना गया। यह विचारधारा आज तक चली आ रही है, जो कि व्यवहार का विज्ञान है, ये आज तक चली आ रही है। तो एक बार फिर से डिवाइड करते हैं। जो मनोविज्ञान का इतिहास है, जो 4 भागों में बांटा गया है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो जो आत्मा का विज्ञान होता है ये दार्शनिक और इन सब चीज़ों में आता है। वही मन का विज्ञान 16वीं शताब्दी में मोनोजी ने पहली बार इसके बारे में वर्णन किया। उसके बाद चेतना का विज्ञान, ये मनोवैज्ञानिक चेतना को की विचारधारा 20वीं शताब्दी तक मान्य रही। वहीं व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी के बाद अब मान्य होती है। उसके बाद मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो मनोविज्ञान की मनोविज्ञान आत्मा, अगर वुडवर्क बिल्कुल सही कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर मन त्याग किया, अंत में चेतना त्याग कर आज के व्यवहार में विचार किया गया। बॉरेंज के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान और जीवधारी है जहाँ वातावरण की पारिस्थितिक अंतःक्रिया से संबंधित है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एक पशु व्यवहार का वर्णन करता है। तो बॉरेन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारियों को पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान वह मानव का
मानव एवं पशु का विज्ञान है। उसके बाद जिम बोबार्ड के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वैज्ञानिकों के जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन है। उसके बाद हिलगॉर्ड एटिंकन्स के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जहाँ व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान होता है। मनोविज्ञान विज्ञान का वह धनात्मक होता है और जो विज्ञान करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज है। गॉरिंसन के अन्य विचार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष और मानव व्यवहार से होता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीमित व्यक्तियों उनके वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करता है। जो उनके वातावरण के प्रति सीमित अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। हम रूसों को पहला शिक्षण मनोविज्ञान कह सकते हैं जिसके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा का अवधारणा का जन्म हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान को औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टेनले द्वारा रखी गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला स्टेनले द्वारा रखी गई थी। 1900 में मनोविश्लेषणवाद को कुछ लोग हिस्सा और मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 में थॉर्नडाई की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाई की पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी में मिली इसकी जानकारी की शिक्षा को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान रूसों को पहला मनोवैज्ञानिक कहा गया। उसके बाद इसकी औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई स्टेनले हॉल में। उसके बाद 1900 में मनोविश्लेषणवाद से कुछ जुड़े मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। उसके बाद 1920 में थॉर्नडाई महोदय जी की बुक जो 1920 में रिलीज हुई एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में इसके बारे में वर्णन की। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास होता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताएं। तो साइक्लिन के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था को सीखने समझने और वर्णन करता है और व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित है। शिक्षा और मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान के पक्ष का अध्ययन करते हैं। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान यौगिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्रमिक सारे और टेलफर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखते हैं मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा और मनोवैज्ञानिक पहलुओं और वैज्ञानिक खोज के विशेष रूप से संबंधित होता है। सारे और टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का वह मुख्य संबंध है मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा मनोविज्ञान पहलुओं और वैज्ञानिक खोजों के विशेष रूप से संबंधित है। जॉन एंड ट्रेफर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसे छात्र शिक्षण और अध्यापन के क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान वह जिसमें छात्र और शिक्षण के मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के संप्रदाय का तात्पर्य उन विचारधाराओं से जिनसे समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया जाता है, जिनसे प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। संरचनात्मकवाद मनोविज्ञान की वह सबसे पुराना संप्रदाय मनोविज्ञान वह पुराना संप्रदाय है। इसका जनक वुड और टिंचर ने किया था। 1879 में जर्मनी के लीजिप शहर में वुड और मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। उसके बाद वुड के अनुसार हमारे हर अनुभव की आधार हमारी चेतना है। वुड के अनुसार हमारे हर अनुभव की आधार हमारी चेतना है। चेतना एक संरचना है जिसके 3 अंग होते हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा 3 अंग होते हैं। पहली मनोविज्ञानशाला खोलने वाले वुड्स को मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विधि और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए संरचनावादी की अध्ययन और विधि को अंतर्दर्शन विधि कहलाती है।
उसके बाद प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद क्या कहते हैं? वह संप्रदाय जिसमें विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया जाता है। वह संप्रदाय जिसमें विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया जाता है, इसकी चेतना और कार्यों को फोकस किया जाता है। विलियम जेम्स की पुस्तक मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिकता पुस्तक है। जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला की खोली थी। जेम्स ने चेतना की धारा प्रवाह और आत्म प्रयत्न की अवधारणा को दिया था। उसके अलावा जेम्स ने मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स को माना जाता है। उसके बाद थॉर्नडाइक की बुक थी जो सीवेज साइकोलॉजी थी। उसके बाद विलियम जेम्स की पुस्तक दी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रकारवाद के बारे में फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। संप्रदाय में विलियम जेम्स ने इसका नेतृत्व में स्थापित किया था। इसकी चेतना को विकास के फोकस करना था। दूसरा पॉइंट, जेम्स की पुस्तक दी प्रिंसिपल साइकोलॉजी, और जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली थी। ये तीसरा फैक्ट हुआ। और उसके बाद जेम्स ने चेतना की धारा प्रवाह और आत्म प्रयत्न की अवधारणा दिया। उसके बाद जेम्स और मनोविज्ञान को जनक माना जाता है। तो इन सारे फैक्टों को हम याद करेंगे। उसके बाद व्यवहारवाद के सिद्धांत को बात करते हैं। तो व्यवहारवाद 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका के जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुआ। हाफिंग्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वाटसन ने चेतना का स्वरूप होने के कारण इसे अस्वीकार करने के लिए बाहरी व्यवहार के अध्ययन में जोर दिया। इसकी विधि तो व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं। तो व्यवहारवाद 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका के जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुई, जो हॉकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो व्यवहारवाद की शुरुआत 1829 में जेबी वाटसन के नेतृत्व में हॉकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने किया। वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। तो वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण इसे अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार का अध्ययन पर जोर दिया। इनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि भी कहा जाता है। तो जो वाटसन की विधि थी इसे बाह्य विधि भी कहा जाता है। और उद्दीपक बाहरी वातावरण होता है। उद्दीपक जो बाहरी वातावरण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो व्यवहारवाद की बात करते हैं। तो व्यवहारवाद 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत होती है। अमेरिका के जेबी वाटसन के नेतृत्व में हॉकिंस विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर थे। उसके बाद वाटसन की चेतना के स्वरूप न होने के कारण इसे अस्वीकार करते हुए बाहरी अध्ययन पर जोर दिया, और इसने बाह्य दर्शन विधि कहा, और उसके अलावा बाहरी उद्दीपक वातावरण। तो इतने फैक्ट हम याद करते हैं और इसे जेबी वाटसन। तो ये 5 पॉइंटों को हम याद करते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत के बारे में ही बात करेंगे। तो जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं, यानी बर्थ के समय सभी शिशु समान होते हैं। पहली चीज़, वाटसन ने SOR यानी फार्मूला का प्रस्ताव दिया। SOR फार्मूला का प्रस्ताव दिया। उन्होंने व्यवहारवाद को अपनी पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की। प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म। तो वाटसन की पुस्तक कौन थी? तो बिहेवियरिज्म। उसके बाद वाटसन की देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहार विज्ञान है। वाटसन की देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का ही विज्ञान है। उसके बाद गेस्टाल्टवाद। तो 1912 में व्यवहारवाद के सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्टवाद ने जन्म लिया, जिसका जन्म मैक्स वर्दिमर में माना जाता है। उसके बाद गेस्टाल्ट का शब्द जर्मनी भाषा से है, और संपूर्ण किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। किसी समस्या को पूरी तरह तभी हल किया जा सकता है जब समस्या सामने हो। इसलिए शिक्षण सूत्र के लिए अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। गेस्टाल्ट विचारकों को कोफला, कोहलर और कर्ट लेविन के प्रमुख। गेस्टाल्ट विचारकों के प्रमुख कोफला, कोहलर और कर्ट लेविन हैं। कोहलर के टैफरिन सिद्धांत के किनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष आधारित अध्ययन किया। यह मुख्यतः सुल्तान के नाम पर वनमानुष पर आधारित थी। कोहलर ने अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगमन की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को मानते हैं। अधिगमी चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में सही विकल्प करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। कोहलर ने सूझ का अधिगमन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्या का समाधान के दौरान अचानक ही समस्या को साध्य और अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर हमारी समस्या का समाधान कर सूझ सकता है। उसके बाद सूझ को अनुभव और विलंगो यूरेकिया नामक से भी जानते हैं। उससे कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोप का सिद्धांत दिया।
उसके बाद मेंटलिटी एप्स या टास्क टू गेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। तो कॉलर ने इन दो मेंटलिटी एप्स और टास्क एंड गेस्टाल्ट नामक दो प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। उसके बाद उद्देश्यवाद, उद्देश्य जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि व्यवहारवाद, प्रकारवाद, और तो अब आते हैं उद्देश्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो यह संप्रदाय की सीमितता 1904 में होती थी। इसके आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा की गई थी। हार्किमवाद भी कहते हैं। हार्किम शब्द यूनानी भाषा का है जिसका अर्थ उद्देश्य को प्रायोजन करना है। मैकडूगल मानते हैं कि मनुष्य हर व्यवहार कोई उद्देश्य होता है और प्रत्येक व्यवहार एक प्रेरक होता है। मैकडूगल ने प्रत्येक प्रेरक को मूल प्रवृत्ति कहा जिससे जन्मजात होती है। उसके बाद प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन पक्ष होते हैं कि संज्ञात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीन तरह के तत्व होते हैं, संज्ञात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। उसके बाद मूल प्रवृत्ति के एक संवेग जुड़ा होता है। जैसे मैकडूगल ने 14 साल की प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए। तो मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए। और जैसे 14 संवेग कौन कौन से थे, तो युगुत्सा, युगुत्सा का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति में इसमें संवेग बताए, क्रोध होता है। उसके बाद पलायन, पलायन से भय होता है। भायोन्वेषण से भूख होती है। उसके बाद निविदृषि से घृणा होती है। उसके बाद संतान रचना से स्नेह होता है। काम से कामुकता आती है। उसके बाद जिज्ञासा से आश्चर्य आता है। उसके बाद शरण गति से करुणा आती है। तो इस तरह से आठ अभी 14 संवेगों के बारे में बात की। तो जैसे 8 को हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है कि युगुत्सा क्रोध से होता है, पलायन भय से होता है, भोजनावशेषण भूख से होता है, निवृत्ति घृणा से होती है। उसके बाद रचना स्नेह से होता है, कामुकता से होता है, जिज्ञासा आश्चर्य से होता है, शरणागति करुणा से होती है। उसके बाद आते हैं 9वें पर, और 9वें नैन को आत्महीनता कहते हैं, आत्मगौरव को आत्म अभिमान कहते हैं, सामूहिकता को एकीपन कहते हैं, रचनात्मक को कृतिभाव कहते हैं, हास को टामोद कहते हैं, संग्रह प्रवृत्ति को अधिकार भावना कहते हैं। उसके बाद मैकडूगल व्यवहारवाद के समर्थन के लिए इसलिए माना चेतना बुरा स्वप्न होगा। मैकडूगल की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो मैकडूगल की प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, दो पुस्तकें थी और दोनों की रचना की। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि संप्रदाय की शुरुआत 1900 के आसपास मानी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक आधारों बुराइयों आदि के कारण व्यक्ति को अचेतना मानता है, इसलिए मनोविश्लेषणवाद में अचेतन पर अधिक जोर दिया जाता है। मनोविश्लेषणवाद पर अचेतन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क में पानी में तैरते हुए एक विशाल हिमखंड के समान है। मानव मस्तिष्क एक पानी में तैरता हुआ एक हिमखंड के समान है जिसका बाहर तैरता हुआ 10% है और चेतना 90% भागों में अचेतन है। फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत। तो व्यक्ति का संगठन, और फ्रायड ने चेतन को 3 स्तरों में विभाजित किया: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। फ्रायड के सिद्धांत के प्रमुख चेतन, अर्धचेतन और चेतन होता है। चेतन, अर्धचेतन और चेतन होता है। तो चेतन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो वर्तमान जानकारी को संग्रह करना चेतन मन होता है, यानी कॉन्शियस माइंड करते हैं। चेतन यानी अर्धचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के स्मृति में बाहर हो जाती है लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस आ जाती है, उसे अर्धचेतन माइंड कहते हैं। उसके अलावा अचेतन माइंड, जिससे अनुभव तो होते हैं जो असामाजिक, अनैतिक, घृणिक और हिंसक होते हैं, जिनका कारण सोचने पर पता नहीं चलता, यानी जो मतलब दिमाग पर जोर डालने पर भी याद न पड़े, उन्हें अचेतन कहते हैं। और जिसे दिमाग पर जोर डालने पर याद आ जाए उसे अर्धचेतन कहते हैं। और जो तुरंत इंस्टेंटेनियस याद आए तो चेतन मन होता है। यानी 3 तरह के माइंड होते हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। व्यक्ति की संरचना। तो व्यक्तित्व की संरचना क्या होती है? तो ईदम मन ईड, इसे अनैतिक, अधर्म और मार्कटवाद, अनुचित काम वासना, अतृप्त इच्छाओं में पाई जाती है, जिसे सुखवादी होता है। और हम यह वास्तविकता में जीना है जो तार्किक और समायोजित होता है। पराम सुपर ईगो होता है, यह नियंत्रण शक्ति पर होता है जो कि आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसके अलावा माता पिता और नैतिकता, पुलिस, न्याय आदि पर नियंत्रण होता है।
उसके बाद इसके अगर डायग्राम की बात करें तो परा अहम फिर इदम, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्तित्व की संरचना कैसी होती है। तो इदम, अहम और परा अहम। तो इदम जो होता है यह अनैतिक, अधर्म और मारकाट अनुचित काम वासनाओं में अतृप्त इच्छा होती है। इनम, उसके बाद अहम वास्तविकता में जीता है, और परा अहम नियंत्रण शक्ति में होता है, जो कि माता पिता और लैंगिक, पुलिस, न्यायालय आदि के नियंत्रण में होता है। तो यानी तीनों में सबसे बेस्ट क्वालिटी पूछे तो परा अहम है, सबसे बैड क्वालिटी पूछे तो इदम है। मतलब इदम वो वाला व्यक्ति जो मतलब किसी की नहीं सुनता है, अहम जो वास्तविकता रियलिटी में है, और जो मतलब एकदम आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है वो परा अहम यानी सुपर ईगो। स्वप्न विश्लेषण विधि क्या होता है? तो फ्रायड मानते थे कि अचेतन खुद को सपनों, जुबान फिसलने और नींद में बड़बड़ाना आदि का प्रमुख बड़बड़ाना आदि द्वारा प्रकट करता है। फ्रायड मानते हैं कि अचेतन खुद के सपनों, जुबान फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना आदि प्रकट करता है। फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो यह फ्रायड 5 अवस्थाएं मानते हैं। मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष तक चलती है, इसे काम वासना के मुख्य रूप से केंद्रित होती है। बुद्धि अवस्था यह 1 से 5 वर्ष तक चलती है, जो मल मूत्र रोककर माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करना चाहते हैं। लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष तक चलती है, जो समलैंगी ईर्ष्या का जन्म लेता है। उसके बाद सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष चलती है, जो पराहम, जो सबसे अधिक विकास होने के कारण काम वासना शांत हो जाती है। जननेंद्रिय अवस्था जो 12 से 20 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आते हैं फ्रायड के प्रमुख शब्द, जो कि विस्थापन, प्रक्षेपण, मार्गवंतरीकरण, शोधन, योक्तिकरण, दमन, समन, प्रत्यागमन, नार्सिसिज्म, तदात्मीकरण, दिवास्वप्न, पलायनवाद, बौद्धिकरण, समलिंगी ईर्ष्या, लिबिडो, प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये 16 तत्व फ्रायड के जो प्रमुख तत्व थे उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो विकास की अवस्थाएं 5 होती हैं, और इन 5 अवस्थाओं में जो कि विकास की बांटा गया है, तो पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था, इन 5 अवस्थाओं में विकास की डिवाइड किया गया है। तो शैशवावस्था के बारे में बात करते हैं। शैशवावस्था जो कि शब्द है इन्फेंसी शब्द से बना, जो लैटिन भाषा के 2 शब्द इन प्लस फेरी से बना, जिसका अर्थ है न बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर मनोविज्ञान शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष मानते हैं। परिभाषा: शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से कम होती है। तो जो शैशवावस्था होती है, सीखने और गति की अवस्था किसी अन्य अवस्था में सबसे कम होती है। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। वेलेंटाइन यानी शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। गुड इनफ: इससे संपूर्ण जीवन की मानसिक विकास आधा सिर्फ शैशवावस्था शुरुआती 3 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होता है। बालक के जो कुछ भी बनना चाहता है उसे जन्म से 4 वर्षों में बन जाता है। उसके बाद एडलर ने जन्म से कुछ समय बाद ही निश्चित हो जाता है कि बालक की भावी जीवन में स्थान कहाँ है। तो कुछ जन्म के कुछ समय बाद निश्चित हो जाना है, एडलर कहते हैं। उसके बाद रास के अनुसार शिशु कल्पना का नायक होता है, जिसके भली भांति मार्गदर्शन होना चाहिए। स्ट्रेंग के अनुसार शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। रूसो के अनुसार बालक की आँख, नाक, कान, पैर शुरुआती की शिक्षक होते हैं। क्रोको के अनुसार 20वीं शताब्दी में बालक का शताब्दी है। गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष की उम्र तक दोगुना सीखता है। 6 से 12 वर्ष की आयु तक दोगुना सीखता है। शैशवावस्था के प्रमुख तत्व: प्रिय लगने की उम्र, मक्की अवस्था, मौनमौजी अवस्था, खतरनाक उम्र, अतार्किक चिंतन, पूर्व विद्यालय की उम्र, जीवन के लिए महत्वपूर्ण काल होता है। उसके बाद शैशव अवस्था की विशेषताएं: तो यह मूल्य प्रतीयात्मक व्यवहार होता है। उसके बाद नार्सिसिज्म होता है। उसके बाद संलिंगी ईर्ष्या होती है। शारीरिक मानसिक विकास तेज बढ़ते हैं। 5वां अधिगमन वृद्धि होती है। अधिगम मतलब सीखना होता है, सीखने की तीव्र वृद्धि होती है। उसके बाद 6वां अनुकरण की प्रवृत्ति को विकास होता है। 7वां नैतिकता का विकास। 8वां क्षणिक मित्रता। उसके बाद 9वां
पर निर्भर करता है। संवेगों के तीव्र अस्पष्ट होना, दूसरे शिशुओं की रुचि होना, 12वां आत्म केंद्रितता, 13वां नैतिकता का अभाव, जीववाद, दोहराने की प्रवृत्ति और खिलौने में रुचि। तो ये 16 शैशव अवस्था की विशेषताएं होती हैं। शैशव अवस्था की शिक्षा के बारे में बात करें तो खेलों द्वारा शिक्षा, आदत और संस्कारों की शिक्षा, पोषण की शिक्षा, साफ सफाई की शिक्षा, इंद्रियों पर आधारशिला की शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा। अब आते हैं दूसरी अवस्था में, बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था को मिथ्या और परिपक्वता का अध्ययन होता है। ब्लेयर वोन्स ने इस संपूर्ण जीवन चक्र को बाल्य अवस्था के लिए महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्य अवस्था प्रतीकात्मक देशिक समाजीकरण की अवस्था होती है। कोल और ब्रूस के अनुसार बाल्य अवस्था संवेगात्मक विकास की अनोखा काल है। तो कोल के अनुसार बाल्य अवस्था संवेगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है। उसके बाद फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था कामवासना में प्रसूति काल है। उसके बाद स्टेन के अनुसार 10 वर्ष तक के काल को में सभी खेलते हैं। उसके बाद बर्ड के अनुसार बाल्यावस्था में भ्रमण, साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होती है। बर्ड के अनुसार बाल्यावस्था में भ्रमण और साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति का वर्णन होता है। बाल्यावस्था के प्रमुख तत्व तो खेलों की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र, प्राथमिक विद्यालय की उम्र, गंदी उम्र, टोली की उम्र, निरुद्देश्य भाषण की उम्र, नटखट उम्र, स्फूर्ति की उम्र। तो ये बाल्यावस्था की 5 या 8 उम्रें होती हैं। उसके बाद बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, शारीरिक मानसिक विकास की स्थिरता, जिज्ञासा सबसे तेज होती है, संग्रहण प्रवृत्ति होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति होता है, समूह भावना, मित्र का चयन, समलिंगिक समूह, आत्मनिर्भरता, बहिमुखी प्रवृत्ति, यानी 8-9 प्रवृत्तियाँ होती हैं। उसके बाद नैतिकता का उदय, प्रशंसा पाने की इच्छा, काल्पनिक भयों का अंत, भाई बहनों से झगड़ा, चोरी करना और झूठ बोलना, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, काम वासना में प्रसुप्त। बाल्यावस्था की शिक्षा, रचनात्मक की शिक्षा, संग्रहण प्रकृति की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलों द्वारा शिक्षा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा, गतिविधियों द्वारा शिक्षा। तो बाल्यावस्था की शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा, संग्रहण प्रवृत्ति की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलों द्वारा शिक्षा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा, गतिविधि द्वारा शिक्षा। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के प्रमुख बिंदु, तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलोस्केंस शब्द से बना है, जिसके लैटिन भाषा के एडोलोक्रेस शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। हेडो कमेटी किशोरावस्था की अध्ययन के बारे में बनाई गई है। किशोर मनोविज्ञान के जनक हेस्टले हॉल ने माना कि जिन्होंने एडोलोस्केन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। किशोर अवस्था के प्रमुख सिद्धांत, तो त्वरित आकस्मिक विकास के सिद्धांत को स्टेनले हॉल ने, क्रमिक विकास के सिद्धांत को थॉर्नडाइक, प्रमुख विशेषताएं। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, त्वरित आकस्मिक विकास का स्टेनले हॉल ने दिया था। इसके बाद किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो रास के अनुसार किशोर अवस्था शैशव अवस्था से पुनरावृत्ति होती है। स्टेनले हॉल ने तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, केटले जीवन में उचित कठिन काल, टीयन ने जीवन का वसंत काल, और किशोर अवस्था को प्रकट करने के लिए बस एक सही शब्द है, वह है परिवर्तन। किशोर अवस्था वह समय है जिसे विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ब्लेयर जोन्स का सिम्पसन किशोर अवस्था के प्रत्येक व्यक्ति जीवन के समय बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत को खत्म हो जाता है, शुरू और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म हो जाता है। कुलन किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संधि काल है। किशोर की वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा होती है। किशोर बुजुर्गों में अपने रास्ते का बाधा समझता है, उसे लगता है कि वो उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। इसकी न किशोरों को निर्णय लेने के लिए अनुभव नहीं होता, किशोरों को निर्णय लेने के लिए अनुभव नहीं होता। वैलेंटाइन किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत भिन्नता की अवस्था ही उत्तर बाल्यावस्था होती है। किशोर अवस्था के प्रमुख नाम, सुनहरी उम्र, उलझन उम्र, विद्रोही उम्र और अटपटी उम्र, संक्रमण काल, टीन एज द ब्यूटी, दल शक्ति का उम्र, विरोधी मानसिकता का उम्र, संवेगों की अधिकता। तो विरोधी, सुनहरी उम्र, उलझन की उम्र, विद्रोही उम्र, अटपटी उम्र, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करें तो शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण होता है, समूह भावना उग्र होती है, वीर पूजा होती है, कल्पना की अधिकता होती है, संवेगों का अधिकता,
विषमलिंगिता प्रेम, समायोजन की कमी और आत्महत्या की प्रवृत्ति। तो ये 8 तरह की विशेषताएं होती है। उसके बाद तार्किक चिंतन की परिपक्वता, अमूर्त चिंतन, तो ये आर्थिक तंगी, स्व पहचान, स्वीकृति पाने की चाह, समाज सेवा और देशभक्ति की भावना, खोखले आदर्श, मादक पदार्थों को सेवन की आशंका, अपराध प्रवृत्ति को पढ़ने की आशंका, व्यवसाय चयन की चिंता, जीवन साथी की चयन को लेकर परेशानी। तो किशोर अवस्था में शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा, अमूर्त शिक्षा, तार्किक शिक्षा, यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, समायोजन शिक्षा। तो इन सब शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मापन और मूल्यांकन। तो मापन क्या होता है? किसी वस्तु व्यक्ति के मूर्त और अमूर्त गुणों के अंकों को व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन के 2 प्रकार होते हैं, मूर्त और भौतिक और लंबाई चौड़ाई। अमूर्त और सामाजिक मापन या बुद्धि व्यक्तित्व की बात करते हैं। मापन के 3 तत्व होते हैं। मापन करता है यानी मशीन और मानकों दोनों के बीच होता है। मापन के चर वो वस्तु को गुण जिसकी मापन होता है। मापन के उदाहरण जिसकी सहायता से मापन होता है, जैसे तराजू, इंच टेप और बहुउद्देशीय प्रश्न। उसके बाद मापन के चरों का विभाजन। तो मापन के चरों का विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो मापन के चरों के 2 भागों में बांटा गया है। पहला गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर के बारे में बात करें, ऐसे चर जिनका मापन तो होता है लेकिन मापन में कोई इकाई नहीं होती, जैसे बुद्धि, शक्ति, इनके माप करते हैं। मात्रात्मक ऐसे जिनमें मापन की इकाई होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो एक बुद्धि, व्यक्तित्व, इन सब की गुणात्मक और मात्रात्मक 2 चीज़ों में मापन होता है। एक गुणात्मक जिसमें से कोई स्पेशल यूनिट नहीं होती, जबकि मात्रात्मक में यूनिट होती है। उसके बाद मात्रात्मक चरों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। और मात्रात्मक जो होता है इसको 2 भाग, सतत चर और असत चर। जो चरों के मापन दशमलव में भी हो सकता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई। और असतत चर इन चरों का सिर्फ पूर्णांकों में ही युक्त होता है, जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या। तो ये असतत चर के नाम से भी होते हैं। उसके बाद मापन के स्तर के बारे में बात करते तो स्टीवेंसन के मापन के 4 स्तर बताए। नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपातिक मापन। तो नामित मापन यह गुण जिसके नाम से माना जाता है, यह नाम और क्रम दोनों में पता होता है। और अंतराल मापन इसके नाप के अलावा अंतराल किया जाता है। उसके बाद अनुपातिक मापन, इसके ऊपर के उम्र के सतहों पर इकाई की जाती है और स्वतंत्रता की जाती है, इसलिए यह अच्छा स्तर होता है। मापन की परिभाषा। तो मापन की परिभाषा के बारे में बात करें तो कैंपबेल ने निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं की घटनाओं को अंकों में प्रकट करना मापन होता है। स्टीवेंसन के अनुसार निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन होता है। हेलमेस्टर के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति की पदार्थ को निहित विशेषता का अंकित वर्णन होता है। ब्रैडफील्ड का मोरडॉक कहते हैं मापन प्रक्रिया किसी घटना विभिन्न आर्यों को प्रतीक निर्धारित करते हैं जिसके उस घटना को तथ्य और वास्तविक स्थिति पर निर्धारित करते हैं। ईएल फील्ड मापन के उद्देश्य में एक व्यक्ति को संतुलित व्यक्ति प्रदान करता है ताकि वह समाज के विभिन्न भूमिकाओं की कुशलता को पूर्वक निर्वाह करता है। मूल्यांकन मापन द्वारा दिए गए अंकों को न मापे जाने वाली विशेषताएं, गुण, दोष और विवेचना द्वारा ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, रचनात्मक और रूपात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान ही मूल्यांकन करना और शैक्षिक सत्र के दौरान अंत में मूल्यांकन करना। उसके बाद आजकल मूल्यांकन के कुछ नए प्रकार आ गए हैं, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन और पोर्टफोलियो मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के 5 प्रकार आ गए हैं, जो सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन और पोर्टफोलियो मूल्यांकन। अगर इनके बारे में बात कर सतत मूल्यांकन तो ये कंटिन्यूअस 1 by 1 मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन जो पूरा टोटल कैलकुलेट होता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन की बात करें तो ये एक डायरी होती है जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, एजुकेशन, कल्चरल और इन सब के बारे में करते हैं। उसके बाद निर्णयात्मक मूल्यांकन पर बात करें बच्चे की कौन कौन सी समस्याओं का निदान किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो विद्यालय में आधारित समस्याएं हैं या विद्यालय के कितने मार्क आते हैं इसके बारे में मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन के चरण, तो मूल्यांकन के चरण कितने होते हैं? तो मूल्यांकन विषय वस्तु पर निर्धारित करना होता है।
मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित करना, मूल्यांकन के विधियों का चयन करना, आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों को विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? ज्ञान की परख करना, वर्गीकरण करना, चयन करना, निदान एवं उपचार करना, अधिगम के लिए प्रेरणा देना, शिक्षण का प्रभावशीलता बनाना, पाठ्यक्रम को तीव्र विधि से सुधार लाना। अब बात करते हैं परिभाषाएं। तो कोठारी आयोग मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया को जो संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का अभिन्न अंग है, उसे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन वह एक सतत प्रक्रिया जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डांडेसर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो निश्चित करती है किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों से प्राप्त करने में सफल रही है। रैमसम की गेज के अनुसार मूल्यांकन व्यक्ति और समाज दोनों के रूप दृष्टि से उत्तम और वांछनीय तरीके से किया जाता है। क्विलेन या हन्ना के अनुसार विद्यालय व्यवहार परिवर्तन और संबंधित आंकड़ों को संकलन और विश्लेषण का मूल्यांकन है। और नोट एनसीईआरटी मूल्यांकन में त्रिकोण बनाए गए हैं जिसका मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य और परिमाप के अनुभव पर बनाए जाते हैं। जैसे ऐसे त्रिकोण बनाए जाते हैं जो शैक्षिक और उद्देश्य के अधिगम पर बनाए जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अधिगम के बारे में बात करते हैं कि स्किनर के अधिगम के सिद्धांत निम्नलिखित जानते हैं। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, नैमित्य अनुकूलन सिद्धांत, सबलीकृत सिद्धांत और अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। तो इस तरह से एनसीईआरटी के त्रिकोण में जो बनाए गए हैं शैक्षिक उद्देश्य, उसके अधिगमन के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो के अगले सीरीज में हम आगे अधिगमन के बारे में बताएंगे, जो डिटेल में उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।